मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी का दौरा कर रहे हैं, जहां उन्होंने आपदा प्रभावित सियान चिट्टी का निरीक्षण भी करेंगे और राहत बचाव कार्यों की जानकारी लेंगे और साथ ही आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी करेंगे। सीएम तकरीबन दोपहर 12 बजे बड़कोट हेलीपोर्ट पहुंच जाएंगे, जिसके बाद वो सियान चिट्टी में आपदाग्रस्त इलाकों का जायजा लेंगे। बता दें कि यमुना का जलस्तर बढ़ने से घरों दुकानों में मलबा घुसने से जो नुकसान हुआ है उसको भी आज मुख्यमंत्री देखने वाले हैं। राज्य के कई जिलों में आपदा के हालात हैं और राज्य की धामी सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। अब मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सभी जिलों में आई आपदा का पैटर्न एक जैसा है और इसके लिए स्टडी की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नदी किनारे कोई भी अवैध निर्माण ना हो और इसे इंश्योर भी किया जाएगा। अगर अवैध निर्माण हुआ तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। साथ ही सीएम धामी ने बताया कि नवंबर में राज्य के 25 साल पूरे होने पर विधानसभा का विशेष सत्र भी आयोजित किया जाएगा। सीएम धामी ने उम्मीद जताई कि विपक्ष इसे हंगामे की भेंट नहीं चढ़ने देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से न्यूज 18 उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी ने खास बातचीत की है, सुनवा देते हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, जिसकी वजह से पहाड़ के कई जिलों में दिक्कत है। उत्तरकाशी, चमोली जो ऐसे जिले हैं कि जहां सबसे ज्यादा दिक्कत आई है और लगातार इन लैंडस्लाइडों के लिए आखिर क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कोई स्टडी का प्रोग्राम है, इसी बारे में बात करते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। सर, ये जो लगातार लैंडस्लाइड हुए हैं, इनको लेके कुछ सर्वे वगैरह की बात है? देखिए, पिछले दिनों धराली में जिस प्रकार की आपदा आई है, तो इस स्थिति के लिए चूंकि ये सभी जगह एक प्रकार की स्थिति है और एक ही प्रकार का मलबा आ रहा है और बड़ी तेजी से आ रहा है, पता ही नहीं लग रहा है, रुक नहीं रहा है और कहीं दरारें भी आ रही। जैसे आज चमोली में मुझे बताया कि वहां पर कुछ दरारें भी आई हैं, लैंडस्लाइड के साथ दरारें आ रही हैं। तो ऐसे स्थानों के लिए हमने बाडिया इंस्टीट्यूट है, भारत सरकार का NDMA है, इन सब इसका जो है सर्वेक्षण करवाकर पूरी तरह से इसका एक रिसर्च कराएंगे कि आखिर ये क्यों हो रहा है और इसके लिए अगर हम कुछ और कर सकते हैं जिससे कि इन आपदाओं को रोका जा सके और उनके प्रभाव को कम किया जा सके। जी, पहाड़ में एक दिक्कत आई है मुख्यमंत्री जी की, जो नदी किनारे जो घाटियां हैं वो उनमें ज्यादा खतरा है और कंस्ट्रक्शन लगातार लोग करा ही रहे हैं। इसको लेकर क्या कोई ठोस रणनीति बनेगी? नहीं, बिल्कुल, इसके लिए हम बहुत ठोस नीति बना रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन है, अतिक्रमण है, नदी हैं, नाले हैं, हमारे गधेरे हैं, इनके मुहानों पर और इनका जो एरिया है, जो एक लंबे समय से इनका वर्षा काल में, मानसून के समय में प्रभाव उस क्षेत्रों से जल का होता है, पानी का होता है और ऐसे में कहीं भी अगर कोई निर्माण होगा तो उस क्षेत्र के SDM, उस क्षेत्र के तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी, लेखपाल या जो भी संबंधित होंगे, अगर प्राधिकरण के क्षेत्र में तो जो लोग भी, जो ही अभियंता इत्यादि जो भी उसके लिए उत्तरदायी होंगे, उस समय उनको जिम्मेदार बनाया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। उनके खिलाफ वो कहीं भी चले जाएं, लेकिन अगर उनके समय में इस प्रकार का अगर अवैध निर्माण होगा तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। जी, एक पॉलिटिकल सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अब चुनाव में ज्यादा समय रहने की 1-1.25 साल का आसपास का समय है, ऐसे में जो कैबिनेट में 5 मंत्री पद की जगहें अभी खाली हैं, उसको लेकर क्या कुछ डिसीजन होने जा रहा है? देखिए, सभी प्रकार की जो हमारे यहाँ पर बातें होती हैं वो सभी बातें आगे बढ़ी हैं और हाईकमान और सब मिलकर इस पर जल्दी, मुझे लगता है जब सब चीज़ों पर बात हो जाएगी तो उस पर निर्णय होगा। जी, उत्तराखंड के 25 साल भी होने जा रहे हैं, किस सरकार की कुछ विशेष सत्र बनाने की प्लानिंग है? ये साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साल है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना का 25वां साल है, रजत जयंती वर्ष है और रजत जयंती वर्ष का हमने एक कैलेंडर भी बनाया है और इन 25 सालों में हम कितना आगे बढ़े हैं, कितने हमने प्रयास किए हैं, क्या पाया है, क्या खोया है, इस पर 2 दिन का एक विशेष सत्र हम आयोजित करेंगे और उसमें सभी लोग अपने अपना विजन, अपनी अपनी बातें रखेंगे और विकास में क्या योगदान हो सकता है, राज्य की उन्नति में और क्या चीज़ें हो सकती हैं, सारे सुझाव भी आएंगे और मैं
समझता हूँ कि ये विशेष सत्र हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी, अभी जो हाल में विधानसभा सत्र हुआ बड़ा उसमें हंगामा रहा और लोगों ने भी देखा 2-2.5 घंटे मुश्किल से दोनों दिन मिला के हाउस चल पाया। तो जो विशेष सत्र होगा क्या वो रीच आउट करेंगे अपोजिशन को कि कम से कम इस सत्र में तो सहयोग दे, क्योंकि तो राज्य से जुड़े मुद्दों पर बातचीत के लिए? बिल्कुल, हम विपक्ष से हमने वहाँ भी कहा था और भराड़ीसैंण गैरसैंण में भी हमने बहुत अनुरोध किया था उनसे कि चूंकि मानसून के बीच में इस सत्र वहाँ आहूत किया गया था और बहुत चुनौतियां थी सत्र को आहूत करने में। कर्मचारी, हमारे अधिकारी, सभी प्रकार के जनप्रतिनिधि लोग वहां पहुंचे थे, तो सत्र चलता तो अच्छा होता, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होती। और इस समय हमारा प्रदेश आपदा से जूझ रहा है और हम सब के लिए एक अच्छा एक मौका था कि हम उन आपदा प्रभावित लोगों के साथ खड़े होते, चाहे वो धराली के आपदा पीड़ित हों, थराली के हों या श्याना चट्टी उत्तरकाशी के हों या राज्य के अन्य जनपदों में पैठानी सैंजी के हों, मुंशियारी क्षेत्र में आई हुई आपदा हो, पिथौरागढ़ में भी आपदा आई है, उन सभी पर पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ आपदा आ रही है उस सभी पर चर्चा भी होती है और सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी माननीय सदस्य अपनी अपनी बात भी रख पाते। लेकिन चूंकि वहाँ पर विपक्ष बिल्कुल अड़ियल रवैये पर आमदा था और वो किसी भी कीमत पर सत्र नहीं चलने देना चाहते थे, तो कई बार विधानसभा को स्थगित करना पड़ा। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत संयम से विधानसभा को चलाया। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी बड़ा प्रयास किया, लेकिन विपक्ष अपनी हठधर्मिता पर था कि हम बात नहीं करेंगे, हम तो केवल यहाँ पर हल्ला करेंगे। जिस प्रकार से हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। तो स्पेशल सेशन ऐसे किसी हंगामे की भेंट न चढ़े और स्मूथ रहे? मुझे लगता है कि ये राज्य के विकास का, राज्य की उन्नति का और इन 25 सालों में जो हमने राज्य हमारा जो जो नियोजन करके आगे बढ़ाया है उस सभी पर चर्चा होगी। और हम ये 25 साल पूरे राज्यवासियों के हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि विपक्ष भी उसमें भाग लेगा और सहयोग करेगा। जी, तो बहुत धन्यवाद। ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका कहना है कि एक स्पेशल सेशन होगा जिसमें राज्य के रोड मैप को लेकर बातचीत करी जाएगी, जिसमें विपक्ष के आइडियाज भी लिए जाएंगे। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाओं के आह्वान के बाद देश भर में स्वदेशी उत्पादों को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। इसी सिलसिले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को देहरादून के पलटन बाजार पहुंचे और यहां व्यापारियों के साथ उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को लेकर संवाद किया। सीएम धामी ने पीएम के आह्वान को आत्मसात करते हुए प्रदेश के लोगों से सभी स्वदेशी अपनाने को अपील की और कहा कि देश में बने उत्पादों का इस्तेमाल करो और इन्हें ही आगे बढ़ाओ। इस दौरान स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र को बढ़ाओ का नारा भी दिया। मुख्यमंत्री धामी ने दुकानदारों, प्रतिष्ठानों पर स्वदेशी अपनाओ के पोस्टर भी लगाए और सीएम धामी को इस दौरान लोगों का जबरदस्त साथ भी मिला। करीब 1.5 साल बाद कांग्रेस प्रभारी शैलजा आज पार्टी ऑफिस पहुंचेंगी। बात संगठन और 2027 चुनाव की तैयारी पर होगी, लेकिन कांग्रेस प्रभारी के आने से उनकी पार्टी से ज्यादा बीजेपी खुश नजर आ रही है। वैसा क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। फरवरी 2024 के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा बुधवार को कांग्रेस ऑफिस पहुंचेंगी। शैलजा पहले अपने लोकसभा और फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव में इतनी व्यस्त रही कि मंगलौर में एक दिन चुनाव प्रचार के अलावा कहीं नहीं दिखी। पर शैलजा के आने से कांग्रेस से ज्यादा खुश बीजेपी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले जब कांग्रेस की प्रभारी आई तब कांग्रेस के कई नेता लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में आए। ऐसे में फिर एक बार 2027 से पहले कांग्रेस नेता टूट सकते हैं। देखिए, कांग्रेस की प्रभारी जब भी कांग्रेस उत्तराखंड आती है तो कांग्रेस में एक विभाजन होता है। मुझे चिंता है कि हो न सके इस बार आने के बाद एक विभाजन की कड़ी कांग्रेस में और बढ़ जाएगी। पिछली बार आई थी, अनेकों लोग बीजेपी में आए, इस बार आएंगे तो और भी अनेकों लोग बीजेपी में आएंगे। प्रभारी शैलजा का पिछला दौरा और कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ना महज इत्तेफाक था या वाकई पार्टी में दिक्कत है? एक तरफ पूर्व सीएम हरीश रावत 2016 के बागियों के लिए वापसी के दरवाजे खोल रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस में टूट की आस लगाई बैठी है।
कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को अभी अपना घर देखना चाहिए, कांग्रेसियों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जलने की खबरें हैं, संगठन पे अपने ध्यान दें क्योंकि वो संगठन के अध्यक्ष हैं। और कांग्रेस के लोगों की जरूरत मुझे लगता है कि उनको ज्यादा उनके यहाँ कोई काबिल लोग नहीं है। उनको लग रहा है कि अगर कुछ टूट हो तो वो मौका देख रहे हैं कि उनको हम अपने यहाँ शामिल कराएं ताकि उनकी सरकार चल सके, तो ये मौका हम उनको नहीं देने वाले। बुधवार को प्रदेश प्रभारी शैलजा जहां पार्टी के 20 विधायकों से बात करेंगी, 2027 तक संगठन कैसे काम करेगा इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और सीनियर नेताओं के साथ बैठक करेंगी। पर देखना होगा कि कांग्रेस प्रभारी के दौरे के बाद 2027 से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की भविष्यवाणी सही साबित होती है या नहीं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तरकाशी में बारिश के बाद कई जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। पुरोला में पहाड़ी से भारी भरकम बोल्डर्स नीचे गिर रहे हैं और वहां एक कच्चे घर को तोड़ते हुए नीचे आ गया। गनीमत रही कि जिस वक्त बोल्डर पहाड़ी से गिरा उस दौरान घर में कोई नहीं था या सड़क पर कोई नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि पहाड़ी से बोल्डर तेज रफ्तार में नीचे गिर रहा है। वहीं पहाड़ी से मलबा आने से पार्किंग भी अब खतरे की जद में आ गई है। रुद्रप्रयाग के चोपता दुग्धधार में हुई तेज बारिश से एक घर भूधसाव की जद में आ गया। दरअसल ये मकान कुछ माह पहले ही बना है, लेकिन अब चारों तरफ मोटी मोटी दरारें पड़ गई हैं। पीड़ित ने जिला प्रशासन पर सहायता न करने का आरोप लगाया और मदद की गुहार लगाई है। थराली में बादल फटने की घटना को 5 दिन बीत चुके हैं। राहत और बचाव का काम भी जारी है। वहीं जिन इलाकों में बादल फटने के बाद नुकसान हुआ वहां कुछ जगह दरारें पड़ चुकी हैं, जिससे समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। भूस्खलन और दरारों की स्थिति को देखते हुए सिंचाई विभाग, भूवैज्ञानिकों और निर्माण एजेंसियों ने PMGSY और PWD को तत्काल संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। दीप हॉस्पिटल मोहल्ला क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जहां PMGSY का कार्य चल रहा है। तो पूरे क्षेत्र का भ्रमण करने पे पाया गया है कि पहाड़ के जो हिस्सा है वहाँ पे बहुत सी जगह में मोटी दरारें पाई गई हैं। तो हॉस्पिटल मोहल्ले के जो भवन खतरे की जद में थे उनको कल ही खाली करा दिया गया था। उत्तरकाशी में सुबह से रुक रुक कर हल्की बारिश जारी है और इस बारिश के लैंडस्लाइड के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे समेत जिले के 25 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। गंगोत्री हाईवे जहां सोनगाड़ और हर्षिल में 21 दिनों से बंद है, वहीं यमुनोत्री हाईवे कल्याणी, नादर चट्टी, जंगल चट्टी, बनास के पास जो है वो बंद है। और हाईवे बंद होने से लोगों को आने जाने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं BRO, NH और PWD हाईवे खोलने में जुटा हुआ है। अधिकारियों की माने तो मौसम साथ देता है तो यमुनोत्री हाईवे को 2 से 3 दिन में खोल दिया जाए। लगातार बारिश के कारण जो है सड़कें धंस रही हैं, वॉश आउट हो रही हैं। हमारी लगभग 8 JCB मशीनें, 2 पोकलेन, कंप्रेसर, ट्रैक्टर, टिपर लगातार काम कर रहे हैं। हम मार्ग को खोलने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अधिकांश जगह पे जंगल चट्टी, बनास, फुल चट्टी, श्याना चट्टी के पास रोड हमारी धंस गई है। जहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है तो बैक कटिंग करके हम जो है प्रयास कर रहे हैं मार्ग को खोलने का। उत्तरकाशी के मोरी प्रखंड से खबर, जहां 22 गांव को जोड़ने वाला कोटगांव साकरी मोटर मार्ग पर बना पुल भूधसाव का खतरा बना हुआ है। पुल की एक साइड पूरी तरह से भूधसाव की जद में है, वहीं इस जगह लगातार भूधसाव बढ़ता भी जा रहा है, जिससे सेब काश्तकारों की फसलों पर संकट आ गया है। के जो एबेटमेंट का जो आधा भाग था वो पिछली बार क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके लिए मैंने PWD पुरोला को जो है कई बार लिखा और इसका एस्टीमेट बना के, प्राकलन बना के HOD ऑफिस को भी भेजा था। किंतु विभाग की लापरवाही, विभाग की उदासीनता के कारण न तो एस्टीमेट PWD एक्शन ने और न HOD ने सैंक्शन किया, जिस कारण आज बागवानों की जो फसल है बर्बाद हो रही है। लोग जो है पीठ में ढोल के ला रहे हैं। पिथौरागढ़ प्रशासन ने कनार से 2 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया। कनार रोड से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां एक महिला प्राकृतिक आपदा की चपेट में आने से घायल हो गई, जबकि एक पुरुष गंभीर रूप से बीमार है। दोनों को हेली की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां फिलहाल उनका
इलाज चल रहा है। हरिद्वार से बड़ी खबर मिल रही है, जहां रानीपुर कोतवाली इलाके में इंडियन ऑयल के गैस प्लांट में कालाबाजारी पकड़ी गई। देर रात डीएसओ, पुलिस और आईएसओएल के अधिकारियों की छापेमारी कार्रवाई की गई है और कालाबाजारी पकड़ी है। प्लांट में गैस क्यूबर लगाकर कमर्शियल और डोमेस्टिक सिलेंडर्स भरे जा रहे थे। कालाबाजारी के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अल्मोड़ा के गोलना कनारिया गांव में कई दिनों से गुलदार देखने से ग्रामीणों में दहशत है और ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग भी की है, जिसके बाद वन विभाग ने इलाके में पिंजरा लगाया था जिसमें गुलदार कैद हो गया। वन विभाग की टीम गुलदार को रेस्क्यू सेंटर ले गई है। वहीं गुलदार पकड़े जाने से ग्रामीणों में राहत की सांस ली है। नैनीताल में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की रही है और यह पर्यटन सीजन के दौरान खासा मुसीबत भी बन जाती है। लेकिन अब नैनीताल अगले पर्यटन सीजन में इसका हल खोज निकाला है और वो हल क्या है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। नैनीताल में भीड़ बढ़ने के साथ सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की रहती है, जिसकी वजह से पहाड़ आने वाले पर्यटकों को जाम के साथ ही कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। लेकिन जल्द ही सरोवर नगरी में पार्किंग की समस्या से पर्यटकों को निजात मिलने वाली है, क्योंकि मेट्रोपोल के 22,000 वर्ग मीटर में अगले सीजन तक पार्किंग बनाने का लक्ष्य है, जिसके लिए 40 करोड़ रुपए भी मंजूर कर दिए गए हैं। साथ ही अंडा मार्केट से चीना बाबा चौराहे तक सड़क चौड़ीकरण का काम भी होना है। मेट्रोपोल का जो पार्किंग बनना है, सरफेस पार्किंग, उसकी सारी प्रक्रियाएं पूर्ण होकर उसमें अभी शासन से धनराशि जारी हो गई है। लगभग 40 करोड़ से वो पार्किंग बनाई जानी है। 700 व्हीकल्स का पार्किंग उसमें रहेगा, 4 व्हीलर्स का, और लगभग 200 2 व्हीलर्स की पार्किंग भी क्रिएट करी जा रही है। दरअसल पार्किंग की कमी के चलते शहर से बाहर ही गाड़ियों को रोक दिया जाता है, जिसके चलते पर्यटकों को परेशानी के साथ घंटों जाम से जूझना पड़ता है। कई टूरिस्ट तो वापस भी लौट जाते हैं। हालांकि मेट्रोपोल में बनने वाली पार्किंग को लेकर कारोबारी भी उत्साहित हैं। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि जितनी जल्दी ये काम हो, क्योंकि घोषणाएं काफ़ी पहले भी हो चुकी हैं, कई साल पहले से लगातार चल रहा है कि साहब ये हो जाएगा, बन जाएगा, लेकिन बनने में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो ये अशोक पिक्चर हॉल की पार्किंग बन जाए, मेट्रोपोल की बन जाए, जिससे कि ये फ्लैट में कहता हूँ चाहे पूरा ये खेल विभाग को दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 2 पार्किंग बनने से हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो है आराम मिल जाएगा। बहरहाल मेट्रोपोल की इस पार्किंग में 700 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग हो सकेगी। मगर सवाल ये है कि क्या मेट्रोपोल पार्किंग अगले सीजन तक तैयार हो पाएगी, ताकि यहां आने वाले पर्यटकों को राहत मिल सके। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर बद्रीनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना आयोजित की गई है। धाम में गणेश भगवान का पूजन कर उन्हें हलवा प्रसाद अर्पित किया गया और गणेश चतुर्थी पर बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ बद्रीनाथ धाम में पहुंचती है। ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पर पूजा पाठ और विधि विधान से बड़े ही धूमधाम से गणपति बप्पा को पंडाल में विराजमान किया गया। तीर्थ नगरी ऋषिकेश की खासियत यही है कि यहाँ हर साल यात्रा पर बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और 10 दिनों तक गणेश पंडालों में भक्तों की भीड़ भी उमड़ती है। ऋषिकेश के राजा के रूप में जो गणपति जी की स्थापना हमने इस भव्य पंडाल में की है, ये केवल इसी वर्ष नहीं की है, विगत 17 वर्षों से क्रम चला आ रहा है और गणेश जी की कृपा से हर वर्ष निर्विघ्नता पूर्वक जो है ये 11 दिवसीय कार्यक्रम होता है, 11 दिन का। और गणेश जी का उत्सव यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बनता है और ये शहर इतना अच्छा है कि हर जगह हमको गणेश जी की और अलग अलग विभिन्न जब भगवान जी की पूजा करने को मिलती है तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। उत्तराखंड में सरकार पहले खेल विश्वविद्यालय को बनाने का ऐलान कई महीने पहले कर चुकी है, लेकिन ये खेल विश्वविद्यालय जिस जगह पर बनना है वहां जमीन का रोड़ा सामने आ रहा है।
सरकार विश्वविद्यालय की जमीन तलाश रही है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन जो है वो देने को तैयार नहीं है। कुमाऊं के मैदान हल्द्वानी में मौजूद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से लगी जमीन पर सरकार प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाना चाहती है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी जमीन देने को तैयार नहीं। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य सरकार को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया है। यूनिवर्सिटी का जो प्रोजेक्ट 29 अगस्त से शुरू होना था, फिलहाल उस पर फॉरेस्ट का ब्रेक लग गया है, जिससे खेल से जुड़े लोग निराश हैं। सर, ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पे स्टे लगा दिया गया है। मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे हल्द्वानी में भी होना चाहिए, खुलना चाहिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, और हमको भी उसमें नियुक्ति दी जानी चाहिए, जिससे कि हम वहाँ पर खेल भी सके और देख भी सके, हमारी एक इनकम भी आए, जिससे हमारा घर परिवार भी चल सके। दूसरी तरफ खेल विभाग का दावा है कि फॉरेस्ट जमीन देने के लिए लगातार अपनी क्वेरीज लगा रहा है। अभी तक कई क्वेरी दूर की गई हैं। ऐसे में खेल विभाग यूनिवर्सिटी के लिए नई जमीन तलाश रहा है। जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है और कई बार हम जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व भी कर चुके हैं। अभी रिसेंटली इसमें क्वेरी लगी है, जो उनकी एनवायरनमेंट कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो हमने फॉरेस्ट लैंड का ऊपर अभी प्रपोजल हमारा है, तो आप नॉन फॉरेस्ट लैंड भी इसके लिए ढूंढिए। दरअसल खेल विश्वविद्यालय के ऐलान से खेल प्रेमी खासे खुश थे। उन्हें उम्मीद थी कि जल्द विश्वविद्यालय खुलने से नई नौकरियां आएंगी, तो कुछ को नए कोर्स शुरू होने का इंतजार था। ऐसे में फॉरेस्ट की ना स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट में बड़ी अड़चन है। दरअसल उत्तराखंड में पहले खेल विश्वविद्यालय को बनाना ये धामी सरकार का एक तरीके का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके लिए हल्द्वानी के इस इंटरनेशनल स्टेडियम के ठीक बगल में लगी हुई फॉरेस्ट की लैंड को देखा गया। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इसमें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए बाकायदा एक हॉस्टल और बिल्डिंग का निर्माण करना चाहता है, लेकिन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने यह कहकर यह ठुकरा दिया कि इसके लिए किसी और जमीन को भी देखा जा सकता है। ऐसे में सरकार 29 अगस्त को खेल दिवस के मौके पर जिस विश्वविद्यालय के शिलान्यास की तैयारियां कर रही थी, उस पर एक ब्रेक जरूर लगा है। अब देखना होगा कि सरकार इस परेशानी से कैसे पार पाती है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। देहरादून में केंद्र सरकार की तरफ से स्कूलों में पोषण के लिए मिलने वाले बजट में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ। हैरानी की बात यह है कि उपनल कर्मचारी पर स्कूल में बच्चों के पोषण और खाने के लिए आए 3 करोड़ 18 लाख रुपए के गबन का आरोप है। करीब 800 स्कूलों के इस फंड का घोटाला हुआ है। आरोपी नवीन सिंह रावत के खिलाफ देहरादून जिला शिक्षा अधिकारी ने रायपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन 20 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और आरोपी नवीन सिंह रावत का कोई पता नहीं चल रहा है। केंद्र सरकार से हर बच्चे के लिए 5 से 8 रुपए प्रतिदिन का बजट मिलता है। इससे बच्चों को अच्छा खाना स्कूल में खिलाया जा सके, लेकिन इसमें ही करोड़ों का घोटाला हुआ है। पुलिस इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। जो कर्मचारी था उसने बताया सर कि मैं तो अपने खाते में जमा कर रहे हैं, मेरे पर बहुत कर्ज हो गया था। फिर हमने तो डिटेल जांच की तो 3 करोड़ 18 लाख रुपए की धनराशि उसने अपने खाते में ट्रांसफ़र करके थी। फिर हमने 20 तारीख FIR दर्ज की है और FIR में उसके विरुद्ध सारे बैंक से जो उसने पैसा ट्रांजैक्शन किया है अपने खाते में, पूरी डिटेल हमने प्राप्त कर ली। बैंक पुलिस को दे दी हमने, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है इसमें। और चलिए अब नजर डालेंगे पहाड़ की टॉप 10 खबरों का। नैनीताल में जल संस्थान की पाइपलाइन टूट गई, जिससे कुछ जगहों पर पानी की किल्लत हो सकती है। रामनगर के पुछड़ी गांव में 250 मकानों का ध्वस्तीकरण फिलहाल नहीं होगा। जिला विकास प्राधिकरण ने हाईकोर्ट में बताया कि बिना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करेंगे। हल्द्वानी से नैनीताल जाने वाली हाईवे पर रानीबाग के पास गुलदार दिखाई दे रहा है। एक पेड़ पर गुलदार बैठा हुआ अक्सर दिखता है। हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में 4 जंगली हाथी रिहायशी इलाके में घुस गए, जिसमें से एक हाथी फिसल कर गिर गया। कोटद्वार में नोएडा से बस में पहुंची लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले ड्राइवर और उसके साथ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। ऋषिकेश में बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है और त्रिवेणी घाट का आरती स्थल कई दिनों से डूबा हुआ है। चमोली जिले में जारी बारिश को देखते हुए सभी डीएमओ ने अधिकारियों को कर्मचारियों को अवकाश पर 15 सितंबर तक रोक लगा दी है।
नैनीताल में 28 अगस्त से शुरू होने वाले नंदा देवी महोत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। मेले की रूपरेखा तैयार कर दी गई है। थराली आपदा में रेड क्रॉस सोसाइटी ने आपदा प्रभावितों को राहत सामग्री बांटी और बादल फटने के बाद प्रभावित हुए हैं थराली के दुकानदारों को भी भारी नुकसान इस दौरान पहुंचा है। उत्तरकाशी के ज्ञानसू में ज्वाला माता मंदिर में बरसात के निवारण और सुख शांति के लिए कथा का आयोजन हुआ, जहां थराली समेत क्षेत्र में आई आपदा से निजात मिलाने की भी कामना की गई।